गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की थर्ड यूनिट आज स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट HSAB क्या होती है, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस क्या होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद में हमने पढ़ा है नेक्स्ट ये थर्ड यूनिट चलेगी हमारी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, अर्थात जो संक्रमण धातु आयनों के अंदर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा क्या होता है इसकी हम बात करेंगे। तो थर्ड यूनिट है हमारी, आज से हम स्टार्ट करेंगे। 2 यूनिट हम पढ़ चुके हैं, उसके अंदर हमारे को जो क्वेश्चन मिलेंगे तो कंप्लीट हम 2 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं उनके अंदर। आज तीसरी यूनिट चलेगी और यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। बीएससी थर्ड और बीएससी बीएड थर्ड, दोनों की बात करेंगे। बीएससी थर्ड और बीएससी बीएड थर्ड। थर्ड हमारी यहाँ यूनिट थर्ड चलेगी और थर्ड यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ये हमारी थर्ड यूनिट चलेगी। और संक्रमण धातु आयनों में इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा या संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉन की बात करें। देखो सामान्यतः इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करें कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अवशोषित कर वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर चला जाता है। अर्थात कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु पाई जाती है, केंद्रीय धातु परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी ऑर्बिटल के अंदर पाए जाते हैं। और हमने देखा था इससे पहले की क्लास के अंदर कि CFT के अंदर देखा था कि डी ऑर्बिटल्स के अंदर स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है।
ठीक है, 2 पार्ट्स के अंदर वो स्प्लिट होते हैं, चाहे अष्टफलकीय संकुल यौगिक हो चाहे चतुष्फलकीय संकुल यौगिक। उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं उनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अर्थात जब उस मॉलिक्यूल के ऊपर प्रकाश डाला जाता है तो वह विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को अवशोषित करता है। जब वह विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को अवशोषित करता है तो उसके दौरान वह निम्नतम ऊर्जा क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित करके उच्चतम ऊर्जा क्षेत्र के अंदर चला जाता है। उसके बाद जब वो उच्च ऊर्जा इस क्षेत्र के अंदर जाता है तो उसको ऊर्जा दी जाती है, वहाँ पर रखने के लिए उसको ऊर्जा दी जाती है और वहाँ उस ऊर्जा क्षेत्र के अंदर वह अनस्टेबल रहता है, अर्थात स्थायी नहीं रहता है। जब वो उस ऊर्जा क्षेत्र के अंदर अनस्टेबल होता है तो उसके बाद वह इलेक्ट्रॉन वापस से निम्नतम ऊर्जा क्षेत्र के अंदर आता है। जब एनर्जी लेकर के या विद्युत ऊर्जा को अवशोषित करके निम्नतम ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा के अंदर जाता है तो उसे हम अवशोषण स्पेक्ट्रम। और जब वह उच्च ऊर्जा क्षेत्र के अंदर अनस्टेबल होता है तो वह वहाँ से उच्च ऊर्जा क्षेत्र से वापस से निम्न ऊर्जा क्षेत्र के अंदर आता है तो उसे हम इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। और इसके दौरान प्राप्त होने वाले जो स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है, अर्थात हम इसके अंदर ये कहें कि यहाँ जो उत्सर्जित जो उच्च ऊर्जा में को इस प्रकार विकिरण ऊर्जा अवशोषण और उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप हमारे को इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। अर्थात जब वो उच्च ऊर्जा क्षेत्र के अंदर जाता है और उसके बाद वहाँ अनस्टेबल होता है और उसके बाद वापस से निम्न ऊर्जा क्षेत्र के अंदर आता है तो उसे हम इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा कहते हैं। कंप्लीट जो स्टेप को हम क्या कहते हैं, दोनों स्टेपों को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा। या हम बात करें इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा तो इसके अंदर देखो मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक आए थे और इन्होंने बताया था कि अब इसके अंदर हम जो वैज्ञानिक आए थे मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने ये बताया कि तरंग दैर्ध्य के बारे में बताया और उसके बाद में संक्रमण ऊर्जा के बारे में बताया, अर्थात जो तरंग आवर्ती के बारे में और संक्रमण ऊर्जा के बारे में बताया। इन्होंने ये बताया कि जो संक्रमण ऊर्जा होती है वो आवर्ती के समानुपाती, अर्थात जितनी ज़्यादा उनकी फ्रिक्वेंसी पाई जाएगी, आवर्ती पाई जाएगी या फिर न्यू का मान पाया जाएगा, उसकी जो संक्रमण ऊर्जा होगी उतनी ज़्यादा होगी, अर्थात डेल ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यू के। यहाँ हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, समानुपाती स्थिरांक या प्लांक स्थिरांक आएगा तो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे आज। देखो इंट्रोडक्शन के अंदर यदि हम बात करें तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं सामान्यतः इलेक्ट्रॉन विद्युत चुम्बकीय विकिरण को अवशोषित करके निम्नतम ऊर्जा क्षेत्र से उच्चतम ऊर्जा क्षेत्र के अंदर स्थानांतरित हो जाता है। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन विद्युत चुम्बकीय विकिरण विद्युत चुम्बकीय विकिरण को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा क्षेत्र से उच्च ऊर्जा क्षेत्र में चला जाता है। या कक्ष को
में चला जाता है, उच्च ऊर्जा के कक्षकों में चला जाता है तथा उच्च ऊर्जा में यह कम स्थायी होता है। कम स्थायी होता है। जिससे उच्च ऊर्जा में यह कम स्थायी होता है, जिससे विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करके पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। जिससे विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करके पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं, इस प्रकार विकिरण ऊर्जा अवशोषण तथा उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप विकिरण ऊर्जा अवशोषण तथा उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप अवशोषण तथा उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर ये कह सकते हैं, मैक्स प्लांक के अनुसार किसी संक्रमण की ऊर्जा डेल ई अवशोषण की आवृत्ति न्यू के समानुपाती होती है। न्यू के समानुपाती होती, अर्थात डेल्टा ई समानुपाती डेल्टा ई समानुपाती न्यू।
और डेल्टा ई बराबर हम लिख सकते हैं एच, अर्थात यहाँ पर जो एच होता है वो होता है प्लैंक स्थिरांक। एच होता है प्लैंक स्थिरांक और डेल्टा ई बराबर हम लिख सकते हैं हम यहाँ कह सकते हैं डेल्टा ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, अर्थात न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा। तो इसलिए हम कह सकते हैं डेल्टा ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, और इसे हम ये कह सकते हैं क्योंकि 1 अपॉन लैम्डा बराबर न्यू बार, क्योंकि 1 अपॉन न्यू, 1 अपॉन लैम्डा बराबर न्यू बार, वो न्यू बार बराबर होता है तरंग संख्या, न्यू बार बराबर होता है तरंग संख्या। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं डेल्टा ई बराबर होता है एच सी न्यू बार, एच सी न्यू बार, ये होता है डेल्टा, अर्थात डेल्टा ई बराबर होता है एच सी न्यू बार, और इसे हम कह सकते हैं डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1 ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतर। जो डेल्टा ई होता है, डेल्टा ई बराबर होता है E2 माइनस E1, जो दो ऊर्जा स्तर होते हैं उनके मध्य अंतर, अर्थात डेल्टा ई बराबर होता है E2 माइनस E1 ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतर। क्या होता है? ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतर। ठीक है, ये होता है डेल्टा ई। यहाँ हम ये कह सकते हैं, देखो डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1, तो यहाँ E1 होती है निम्नतम अवस्था की ऊर्जा, E1 निम्नतम अवस्था की ऊर्जा, E2 उच्चतम अवस्था की ऊर्जा, नेक्स्ट H बराबर होता है प्लांक स्थिरांक। कौन सा होता है? प्लांक स्थिरांक। इसका मान होता है 6.6 गुणा 6.624 गुणा 10 की पावर माइनस 34, 6.624 गुणा 10 की पावर माइनस 34 जूल पर सेकंड का मान पाया जाता है। नेक्स्ट है, इसके अलावा हमने काम में लिया है न्यू, विकिरण की आवृत्ति न्यू होती है यहाँ विकिरण की आवृत्ति, और इसके अलावा हमने काम में लिया है सी प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग C बराबर होता है प्रकाश का वेग
और न्यू बार बराबर होता है तरंग संख्या। जो प्रकाश का वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। अर्थात या हम कह सकते हैं E1 + hν बराबर E2, अर्थात E1 + h बराबर E2, या फिर हम कह सकते हैं E2 + hν, या फिर E1 बराबर E2 - hν। हम कहते हैं ये आणविक ऊर्जा स्तरों के बीच इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कैसे प्राप्त होता है इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। देखो अब हम इनको यहाँ पर साथ ही साथ इक्वेशन ले सकते हैं। तो हमने इक्वेशन नंबर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो ये हमने देखा इसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर कि संक्रमण धातु संकुलों के जो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा कैसे प्राप्त होते हैं इनके बारे में हमने देखा है। स्पेक्ट्रा कैसे प्राप्त होता है इसका थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अंदर ट्रांजिशन कैसे पाया जाता है। तो हम बात करेंगे E1 से E2 या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे न्यूनतम ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा तक जाते हैं और कैसे उच्चतम ऊर्जा से न्यूनतम ऊर्जा तक जाते हैं, इसकी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।